हम नए सेशन में फिर एक बार साथ हैं। कॉर्पोरेट लूट और उसके विरुद्ध चल रहे संघर्ष विस्थापन पर चर्चा करनी है। कॉर्पोरेट लूट की जब बात सामने आती है, जब यह सब से हम गुजरते हैं तो अनायास कई दृश्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं। मुझको दृश्य याद आ रहे हैं गिरिडीह से लगभग 8 किलोमीटर दूर मोहनपुर एक जगह है जहां लगातार पहाड़ों को करते हुए और वहां स्पंज आयरन की फैक्ट्री आपको नजर आएंगी। गिरिडीह से आगे बढ़ते ही जब गांव में आदमी प्रवेश करता है, एक बच्चे की तस्वीर याद आ रही है। वह बच्चा अपने घर में दौड़ रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है और बार बार वह लुढ़क जा रहा है। खड़ा होने के प्रयास में वह अपने नियत स्थान की ओर वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है। उसकी मां वहीं बगल में काम कर रही है, लेकिन उसके गिरते हुए देखकर भी आम दिनों की तरह और सामान्य तौर पर वह उसे उठाने नहीं जा रही है। शायद उसकी यह आदत हो गई है अपने बच्चों को गिरते हुए देखना, और उस बच्चे की आदत हो गई है गिरना। मित्रों, आप जानेंगे उस बच्चे की उम्र मात्र 3 साल है और वह बच्चा जन्म से ही अंधा है। उसकी पैदाइश हुई बिना आंख की हुई है। ऐसे अपाहिज, ऐसे बच्चे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट लूट की बात जब होती है तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 1980 में हमारे देश में कंपनियों की संख्या 6,600 थी, जो 1991 में बढ़कर 13,800 हो गई। ये कंपनियों की संख्या में इजाफा आपको बताते हैं कि कॉर्पोरेट लोग किस तरीके से अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लगातार हमारे देश में वो आ रहे हैं। आप खेत खलिहान, घर द्वार, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ का रोजी रोजगार, यहाँ की पहचान, यहाँ तक कि मनुष्यों को बोलने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और सोचने की जो शक्ति है, सोचने के जो तरीके हैं, उनकी मन मानसिकता पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा सब कुछ लूटते जा रहे हैं। जब 1990 में नई आर्थिक नीति यहाँ लागू हुई तो गांवों के दृश्य उसके बाद जो देखने को मिलेंगे, हम लोग देखे हैं कि गांव में गोड़ा धान हुआ करता था। मैं पलामू का रहने वाला हूँ। पलामू में एक धान होता है, हम लोग उसे बाकर बोलते हैं, जो रंग में पूरा काला होता था, लेकिन जो चावल निकलता था वो लाल हुआ करता था। और गांव में यह बात पूरी तरीके से फैलाई गई और साजिश के तहत फैलाई गई कि अच्छी उन्नत किस्म की धान किसानों को दी जाएगी। आपके यहाँ जैसा भी धान हो, जिस किस्म का भी धान हो, आप ब्लॉक में लाकर उसे जमा कर दीजिए। मित्रों, उस समय भी देखकर अचरज होता था कि किसान लोग अपने घर के बीच बोरों में भरकर
और साइकिल में लाद कर एक बोरी पीछे एक बोरी बीच में पसीने से लथपथ वो ब्लॉक की ओर लगातार जा रहे हैं। और ब्लॉक से जो उन्नत किस्म का धान वो लेकर आते थे, उसे पाकर वो उनके चेहरे पर अजीब खुशी होती थी और पसीने उनके चेहरे से जो ढलकते थे, उन्हें लगता था कि मेरा पसीना का गिरना मेरा सार्थक हो गया है। लेकिन बोलने के बावजूद उन्हें लगता था कि नहीं, जो मैं देने जा रहा हूं वह मिट्टी है, मिट्टी का मूल्य, जबकि मिट्टी की कीमत भी बहुत बहुमूल्य होती है। मित्रों, कुछ समय के बाद वह धान, वह चावल हमारे बीच से उठ गया। उस माड़ भात को सिर्फ खाने से जो स्वाद मिलता था, आज के चावल में, आज के दाल में वो स्वाद नहीं है। मित्रों, हमारे खेती करने के तरीके बदल गए। गांव के गांव पर आप नजर डालिए, हल बैल अब आपको खोजने से नहीं मिलेगा। जहां हर घर में कम से कम 2 हल बैल हुआ करते थे। जो गरीब होता था वह भी एक बैल तो रखता ही रखता था, ताकि एक दूसरे घर के एक बैल के साथ साझा करके वह खेती करता था और अपना पेट भरता था। लूट का आलम यह रहा कि अनाज तो गए ही, किसान भी गांव से गायब हो रहे हैं। मजबूरी में ही सही, अब कोई खेती करने को तैयार नहीं है। गांव से किसान मिट रहे हैं और वे मजदूरों का रूप ले रहे हैं। मैं अपने गांव का उदाहरण दूं। मेरे गांव में लगभग 200 घर हैं, लेकिन 200 घर में अभी हल बैल मात्र 2 घरों में है। स्थिति यह है कि जो अन्न हम खा रहे हैं वो खाने से न स्वाद मिलता है, न संतुष्टि मिलती है। खलिहान उजड़ गए, खेती उजड़ गई, किसान मजदूर बन रहे हैं। आपको गांव गांव नहीं रहा और आदमी आदमी नहीं रहा। आप कॉर्पोरेट लूट की जब बात होती है तो आप 2000 में जब एनडीए की सरकार थी, 1 अप्रैल को सेज कानून लागू हुआ था। एनडीए की सरकार चली गई। 2005 में यूपीए की सरकार आई और चंद मिनटों में ही सेज कानून पारित हो गया। पहले से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देशी विदेशी पूंजीपतिगण जो लूट मचा रहे थे, खनिजों का जो लूट हो रहा था, उनसे उनका पेट नहीं भर पा रहा था। उनके मुनाफे की जो कामना थी, उससे उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो आगे लूट जमीन की आरंभ हुई और जमीन के लूट के लिए ही यह सेज कानून बना। यह कानून उसी तरीके से बना, इतनी जल्दी में बना और संसद से इस तरीके से पारित हुआ जैसे संसदों का, विधायकों का वेतन भत्ता का कानून पारित होता है। खनिज लूट के बाद जब भूमि लूट की बात शुरू हुई और बड़ी बड़ी कंपनियों को, उसमें टाटा, एसार, जिंदल, ऐसे तमाम जो कंपनियां हैं, उन्हें जमीन देने के लिए सरकार कानून बनाई और सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं से, अपने कल्याणकारी दायित्वों से तो पीछे हटने लगी। लोग कह रहे हैं कि नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से
कल्याणकारी अपने दायित्वों से सरकार पीछे हट रही है। मैं कहता हूं मित्रों कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हट रही है, बल्कि वह अपने उन दायित्वों को सिर्फ शिफ्ट कर दिया है। पहले गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, आम आदमियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती थी। अब सरकार जो नए उनकी नजर में जो भूमिहीन है, जो संसाधनहीन है, जो गरीब है, ये सार जिंदल, टाटा, मित्तल, उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और उनको मुफ्त में सुविधाएं दी जा रही है, देना आरंभ कर दी है। और इस कल्याणकारी योजना को लागू करने में वह हिंसा का सहारा लेने तक जा रही है। 2005 में जब सेज कानून लागू हुआ तो बंबई में जब रिलायंस कंपनी को जमीन देने की बात हुई, 7,000 एकड़ उनको जमीन दी जानी थी। छत्तीसगढ़ में टाटा स्टील कंपनी को जमीन दी जानी थी। स्वाभाविक तौर पर आम जनता, जंगल में रहने वाले लोग, जमीन से जुड़कर जीने वाले और रहने वाले लोग जब इससे वाकिफ हुए तो स्वाभाविक था कि प्रतिरोध शुरू होता। मित्रों, प्रतिरोध आरंभ हुआ और उसी प्रतिरोध को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में सलवा जुलूम का एक नए किस्म का आंदोलन का वहां आरंभ हुआ। एक तरफ आम जनता को अपने घर से, अपने गांव से निकालने की योजना बनाई गई। सरकार और प्रतिपक्ष, विपक्ष दोनों इस योजना में एक हो गए। भारत ऐसा हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जहां खास मुद्दे पर यहां तमाम संसदीय दल अपनी नीतियों में एक हो जाते हैं। पक्ष और विपक्ष का अंतर वहां मिट जाता है। ऐसे खास वक्त आते हैं और कॉर्पोरेट लूट, प्रतिवाद को कुचलना, दमन के बल पर यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को, जमीन को, सस्ते श्रम को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपना, इसमें यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रतिपक्ष और दूसरे तमाम राजनीतिक दल एक राय देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में तो